बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में माफियाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है और शदीद टकराव इस वक्त होने जा रहा है। बहुत अहम खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं और उनके हवाले से अगर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि फील्ड में जो एक उनके हवाले से तासुर है, ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स हैं, चूँकि हम फील्ड में मौजूद होते हैं और जो डिस्कशन भी चलती रहती है, तो जावेद चौधरी के हवाले से ये तासुर है कि एक तो वो शरीफ ख़ानदान के बहुत ज़्यादा करीब हैं और दूसरा बहुत सारे कॉलम्स वो शरीफ ख़ानदान के लिए लिखते हैं और उनको खुश करने के लिए लिखते हैं। ऐसा ही कॉलम एक उन्होंने आज लिखा है और बड़ा खौफनाक ये कॉलम है। इस कॉलम की सबसे पहले मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं और फिर इसका जवाब भी आपको दूंगा और ये कॉलम सुनने के बाद आपको समझ आएगी कि ये कॉलम मैंने आपके सामने क्यों रखा और इन हालात में ये कॉलम सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे पहले ये कॉलम की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने गौर से सुनना है, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की एक फ़िक्रे में तारीफ़ करूँ तो ये कह देना काफ़ी होगा, हुकूमत गलत आदमी से टकरा गई है। इस लड़ाई में सिर्फ एक फरीक को नुकसान होगा और वो हुकूमत होगी। सिकंदर सुल्तान राजा बहिरा के करीब छोटे से गांव छांट में पैदा हुए। गांव में बिजली थी, सड़क थी और ना ही स्कूल। वालिद आर्मी में मेजर थे। इनकी सीनियर अफसर से लड़ाई हो गई और वो प्री मिच्योर रिटायरमेंट लेकर गांव आ गए। ये 9 बहन भाई थे। सिकंदर सुल्तान वालदैन की 8वीं औलाद थे। ये 4 साल के थे, वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद टाट के स्कूल में जो है वो ये पढ़े, 8वीं जमात में थे। हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में अंग्रेज़ प्रिंसिपल ने पंजाब के हाई स्कूल्स को ख़त लिख दिया, आप अपने बच्चे नामज़द करें, हम टेस्ट लेंगे और अहल बच्चों को कैडेट कॉलेज में दाखिला देंगे। हेडमास्टर ने सिकंदर सुल्तान का नाम भिजवा दिया। ये 8वीं जमात में पहली बार लाहौर गए, टेस्ट हुए, इंटरव्यू दिया और ये पास होकर कैडेट कॉलेज पहुंच गए। एफएससी की मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, उसके बाद डॉक्टर बने और मेडिकल अफसर बनकर सरगोदा के एक गांव में पहुंच गए। सीएसएस की तैयारी की, इम्तिहान दिया और डीएमजी में सेलेक्ट हो गए। इनकी पहली पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। ये एसी थे और सईद मेहदी चीफ कमिश्नर। एक खातून के ज़रिए सईद मेहदी की साहबजादी के साथ शादी हो गई, लेकिन मेहदी साहब और राजा साहब के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ससुर साहब धीमे हैं लेकिन दामाद सीधे और डट जाने वाले हैं। ये मुख्तलिफ पोजीशनों पर काम करते हुए नवंबर 2019 में सेक्रेटरी रेलवे की हैसियत से रिटायर हो गए। शेख रशीद के फ़ैन शेख रशीद इनके फ़ैन और इसके अलावा फ़ैन और वेल विशर हैं। शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म से इन्हें फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर तैनात करने की सिफारिश की, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने इनकार कर दिया। यूं ये रिटायरमेंट के बाद लाहौर शिफ्ट हो गए। 21 जनवरी 2020 की शाम इनके दोस्त आगा हसन जान ने इन्हें फ़ोन किया और मुबारकबाद दी, आप सीईसी नामज़द हो गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने फ़ौरन पूछा, ये सीईसी क्या होता है? ये इस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आगा हसन जान की बेगम राबिया जवेरिया श्री मिज़ारी की सेक्रेटरी हैं। ख़बर श्री मिज़ारी के ज़रिए निकली थी और ये भी पता चला था इनका नाम वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ किया था। क्यों किया था ये राज आज तक नहीं खुल सका, ताहम मैं इतना जानता हूँ, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बहुत बड़े हामी थे। अच्छा, इसके अलावा वो आगे लिखते हैं और इनका ख्याल था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद 2 काम ज़रूर करेंगे, ये वोटिंग के प्रोसेस को मशीन पर शिफ्ट करेंगे और पाकिस्तान में कम अज़ कम एक ऐसा इलेक्शन ज़रूर कराएंगे जिस पर तमाम पार्टियों को एतमाद हो। मैं स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इन्हें खुद लेकर आए थे। इमरान खान के साथ इनकी पहली मुलाकात 2013 में हुई थी। ये डीजी पासपोर्ट थे और इमरान खान एमएनए बनने के बाद पासपोर्ट बनवाने इनके दफ्तर गए। ये 2018 के बाद
बतौर सेक्रेटरी रेलवे वज़ीर-ए-आज़म के पास जाते रहे, लेकिन वो मुलाकातें ज़्यादा खुशगवार नहीं थीं। ये बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए और हुकूमत से इनका पहला फड्डा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पर पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया था। बल्दियाती इलेक्शन ना हुए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 28 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। ये अदालत में पेश हुए। जज साहब ने इनसे और अटार्नी जनरल खालिद जावेद से पूछा, आप इदारे से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से जवाब दें, क्या बल्दियाती इदारों की मोतली आईनी थी? दोनों ने जवाब से बचने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा जवाब चाहते थे। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, ये गैर आईनी और गलत था। सिकंदर सुल्तान राजा ने अटार्नी जनरल की तायीद कर दी और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी और वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाराज़ हो गए। दूसरा इशू डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में वो पैदा कर दिया। ये मसला आरोज़ से शुरू हुआ। पार्टी के चंद लोग हल्के में अपनी मर्जी के आरोज़ लगवाना चाहते थे। इलेक्शन कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन की शाम 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स रिजल्ट समेत गायब हो गए। ये लोग सियालकोट शहर के एक अहाते में जमा किए गए थे। पार्टी के एक अहम ओहदेदार से इस हरकत की वजह पूछी गई तो इसने हंसकर जवाब दिया, हम चाहते थे बाकी पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ जाएं ताकि जितनी कमी पेशी हो हम वो इन 20 पोलिंग स्टेशन से पूरी कर लें। उस्मान डार ने भी इलेक्शन कमिश्नर के एक सीनियर मेंबर के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया, लेकिन बहरहाल डस्का में दोबारा इलेक्शन भी हुआ और इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए 2 इंक्वायरी कमेटियां भी बना दी। इलेक्शन कमीशन को 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के अगवा की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जबकि अफसरान के रवैये की रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ये दोनों रिपोर्ट्स अगले हफ्ते जारी कर देगा और ये रिपोर्ट्स हुकूमत को जड़ों से हिलाकर रख देंगी। तीसरी नाराज़गी सेनेट के 3 मार्च 2021 के इलेक्शन के दौरान पैदा हुई। हुकूमत ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराना चाहती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 5 रुकनी बेंच बना और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। हुकूमत चाहती थी सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में ये हो सकता है कह दें, लेकिन उन्होंने डट कर जवाब दिया, आइन की शिक 226 के तहत ये गैर आइनी होगा। अदालत ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी तकरीरों में बाकायदा इस नाराज़गी का इजहार शुरू कर दिया। वज़रा ने इसे हुकूमती पॉलिसी समझ लिया और ये भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सरेआम बोलने लगे। चौथी नाराज़गी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल था। हुकूमत ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल्स पास कराया। ये बिल जब इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर 28 एतराज़ात उठा दिए। हुकूमत ने हल्का बंदियों और वोटर्स के तयन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे दिया था। नादरा बराह रास्त वज़ारत दाखिला के मातहत इदारा है, चनाचे हुकूमत नादरा के ज़रिए इलेक्शन से पहले वसी पैमाने पर धांधली करा सकती थी और ये गैर आइनी था। ये बिल बाबर आवान ने बनाया था और इसमें वसी पैमाने पर गैर आइनी शिक्के थीं। इलेक्शन कमीशन की निशानदही पर यह बिल सेनेट में रुक गया और हुकूमत गैर आइनी शिक्के वापस लेने पर मजबूर हो गई। 5वीं नाराज़गी PTI में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इशू पर पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया और हुकूमत ने इसे जानिबदारी करार दे दिया। वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर तोपों के धाने खोल दिए। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी कर दिया, लेकिन फिर हुकूमती वकील शाह खावर दरख्वास्त वापस लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। एक मेंबर ने वजह पूछी तो वकील ने बताया, हमने पार्टी मंशूर नहीं पढ़ा था। मंशूर के मुताबिक हमारे इलेक्शन वाकई ड्यू थे। इस मामले में भी हुकूमत गलत थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन कमीशन का नोटिस बुरा लगा। और छठा और ताज़ा तरीन इशू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सिकंदर सुल्तान राजा EVM के हामी हैं। ये इलेक्शन के अमल को मशीन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती EVM में
3 खौफनाक इशू हैं, हुकूमत दावा कर रही है। ये मशीन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई, जबकि मशीन प्राइवेट कंपनी रैपिडिव ने तैयार की। कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में है, ताहम कंपनी ने एक दफ्तर नस्र में भी कायम कर रखा है। ये कंपनी किसकी है और कंपनी को किसने और क्यों मशीन बनाने का टास्क दिया, ये राज कोई नहीं जानता। दूसरा, हुकूमत जो है वो एक सियासी जमात है और ये 2023 के इलेक्शंस की स्टेक होल्डर भी होगी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन हुकूमत की पसंद की किसी प्राइवेट कंपनी की मशीन को क्यों इजाज़त दे। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है मशीन के बारे में फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। हुकूमती पार्टी जब अपनी मशीन के ज़रिए इलेक्शन कराएगी तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। और तीसरी वजह, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अमल को फौरी तौर पर मशीन पर शिफ्ट करने की कैपेसिटी नहीं। कमीशन को तैयारी के लिए वक्त चाहिए, लेकिन हुकूमत हर सूरत मशीन नाफज कराना चाहती है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं। दूसरा, वुज़रा ने 10 सितंबर को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में इलेक्शन कमीशन के अमले की खौफनाक बेइज्जती की। इलेक्शन कमीशन के डीजी IT ऑपरेशन मोहम्मद खिजर और डायरेक्टर्स सदर की दावत पर ऐवान सदर गए, लेकिन वो रोते हुए वापस आए। इनका कहना था वुज़रा हमारी बेइज्जती कर रहे थे और सदर साहब हंस रहे थे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ये किसी कीमत पर हुकूमत का कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं मानेगा। ये फवाद चौधरी आज़म सवाती के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। डस्का इलेक्शन की दोनों रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी और फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट भी इसी महीने रिलीज़ हो जाएगी। चनाचे मैं एक बार फिर कहूँगा, हुकूमत ने गलत आदमी से पंगा लिया है। सिकंदर सुल्तान राजा किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। तो ये नाज़रीन जावेद चौधरी साहब का कॉलम था। इसमें जो कुछ अहम चीज़ें हैं, एक तो वो बार बार जिक्र करते रहे डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट पब्लिक करने का और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस का। तो नाज़रीन यहाँ पर अहम बात है कि वो सिर्फ डस्का की ही रिपोर्ट क्यों पब्लिश करना चाह रहे हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम या ये केस उनके पास नहीं है कि जो सेनेट इंतखाबात में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की जो वीडियो लीक हुई उसके ऊपर तो कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो पब्लिक नहीं कर रहा, उसके हवाले से कोई तहकीकात के हवाले से कोई बातें सामने नहीं आई। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बाहर जब तमाम अपोजिशन जमातों ने धरना दिया था और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, अगर आप पुरानी वीडियो क्लिप्स जो है वो देखें तो क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन किया था इलेक्शन कमीशन ने? कोई एक्शन नहीं करा। तो फिर आज़म सवाती और फवाद चौधरी के पीछे ही जो है वो क्यों पड़ा हुआ है। फिर ये फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रहे हैं, तो खाली PTI का फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं है, बाकी जमातों का भी फॉरेन फंडिंग केस है, तो सिर्फ PTI को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, बाकी जो जमातें हैं उनको क्यों नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ये तासुर दे रही हैं। और फिर ऊपर से ये कॉलम जो है वो आना जहाँ पर तारीफ़ें और उनके हक में यानी कि एक जहन को मोल्ड करने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक कर रहा है और वो अपने फैसले के ऊपर डटा रहेगा। तो ये नाज़रीन यहाँ से तमाम तर चीज़ें ये तासुर दे रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ ही जो है या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही चीज़ों को क्यों जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी जमातों के ख़िलाफ़ भी है उनको क्यों नहीं छेड़ा जा रहा। यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस कॉलम के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पर भी। बहरहाल इस सवाल से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।